नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईडी एक्सप्रेस में। और आज उपस्थित हैं हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में जानने के लिए। तो हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो हम लोगों को देखना है, समझना है कि मौर्योत्तर काल में वनडे एग्जाम में या एग्जाम की दृष्टि से कौन से जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम मौर्योत्तर काल में तीन चीज़ें देखेंगे। मौर्योत्तर काल में पहली वो चीज़ देखेंगे, जानकारी के स्रोत, कि इसकी जानकारी के स्रोत कौन से थे। ठीक है। दूसरा है प्रमुख राजवंश, और थर्ड है, लास्ट है हमारा मौर्योत्तर काल संस्कृति, मौर्योत्तर कालीन संस्कृति। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे जानकारी के स्रोत पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे जानकारी के स्रोत पर। नंबर एक पे देखेंगे, नंबर एक पर देखेंगे कि क्या है, जानकारी के स्रोत हमारे कौन कौन से हैं। तो पहले क्या है, साहित्यिक साक्ष्य, कुछ साहित्यिक साक्ष्य, कुछ है हमारे पुरातात्विक, और कुछ है हमारे विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक साक्ष्य में हमें क्या पढ़ना है कि उस समय की कौन कौन सी किताबें, जो भारतीय किताबें हैं, वो कौन सी महत्वपूर्ण थी। बौद्ध ग्रंथ थे या कोई और अन्य चीज़ें थी, उनके बारे में देखेंगे। साहित्यिक साक्ष्य में देखेंगे, कुछ अभिलेख देखेंगे। अभिलेख कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जो इस समय की हमें जानकारी देते हैं। और इसके बाद हमें पढ़ेंगे कि इस समय में सिक्के कौन कौन से, वो भी पुरातात्विक में आते हैं ना, तो सिक्के कौन कौन से मिले हैं। ठीक है। विदेशी यात्री कौन कौन से भारत में आए थे मौर्योत्तर कालीन में, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से भारतीय वो विदेशी आए हैं भारत में, और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो ठीक है। तो अब हम लोग पहला पॉइंट उठाते हैं साहित्यिक साक्ष्य का, है ना। तो नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, साहित्यिक स्रोत। कुछ बौद्ध किताबें मिलती हैं, बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं। तो हम पहली बात देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से मिलते हैं। एक मिलता है दिव्यावदान, एक मिलता है दिव्यावदान, एक मिलता है मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प। ये भी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक और मिलता है ललित विस्तर, एक और किताब है मिलिंद पन्नु। इनमें देखेंगे किस चीज का जिक्र है, जिक्र किस बात का है। असल में क्या है, दिव्यदान में कहा गया है कि पुष्यमित्र सिंह सुंग था, जो पुष्यमित्र सुंग, सुंग ये क्या था, बौद्धों का संहारक था। और इन दोनों में क्या हुआ है, मौर्यकालीन, मौर्य उत्तरकालीन क्या है, चीज़ें मिली, मतलब वो इनके बारे में जानकारियाँ मिली हैं इन दोनों में। मिलिंद पन्नों में क्या है, एक यूनानी राजा है, राजा
मिलिंद मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। और ये किताब देखो, किताब किस भाषा में है? किताब है पाली भाषा में। यह है पाली भाषा में। पाली भाषा में पूछा जाता है कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, तो हमने देखा कि बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है दिव्यावदान, उसमें क्या है? पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक बताया गया है। और क्या है? मंजूश्री मूलकल्प में जानकारी मिलती है, ललित विस्तर में मिलती है, और मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों किसकी क्या चीज़ है? मिलिंद पन्नों में, मिलिंद पन्नों में चर्चा की गई है कि यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो वार्ता हुई है उसका विवरण है। और इसमें एक भाषा कौन सी है? भाषा है हमारी पाली भाषा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक तो बौद्ध, ये तो हो गए हमारे बौद्ध ग्रंथ। आगे देखते हैं। एक किताब है महाभाष्य, दूसरी चीज है महाभाष्य। एक पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक क्या है? किसने लिखी है? ये लिखी है पतंजलि ने। पतंजलि एक योग ऋषि हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है महाभाष्य। महाभाष्य में किसके द्वारा लिखी है? पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है? जानकारी किसकी मिलती है? ये इसमें इन्होंने टिप्पणी की है किस पे? अष्टाध्यायी पर। क्या है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के पर टीका है उस पर टिप्पणी की है उन्होंने इस पुस्तक में। और चीज इसमें क्या है? इसमें यवन के आक्रमण की जानकारी मिलती है कि मौर्योत्तर काल में यवन क्या थे? विदेशी व्यक्ति थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है, एक और पुस्तक है, उसका नाम है गार्गी संहिता। ठीक है, इस एक और पुस्तक है, उसका क्या नाम है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, इसके लेखक कौन है ये पता नहीं अभी तक। और ये कब लिखी गई है? ये इस पे जो विवरण है वो मौर्योत्तर काल का है। इसमें जो विवरण है वो मौर्योत्तर काल का है। और मौर्योत्तर में क्या बताया गया है? यहाँ पे यवन आक्रमण की जानकारी है। इन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या है? मथुरा में, पांचाल में, पाटलिपुत्र में, तथा साकेत में यवनों ने हमला किया। ये जानकारी मिलती है हमारी गार्गी संहिता में। ठीक है, तो हमने देखा कि एक पुस्तक थी हमारी दिव्यदान, उसके बाद थी हमारी किताब थी मंजूश्री मूलकल्प, इसके बाद किताब थी हमारी मिलिंद पन्नों, इसके बाद एक आती है महाभाष्य। महाभाष्य में किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। और यह किसकी पुस्तक है? ये पाणिनि की पुस्तक जो थी उस पर टिप्पणी की थी, टीका की थी, ये किसने? महाभाष्य में पतंजलि ने। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता में क्या मिलता है? इसके लेखक का पता नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है कि भारत में यवन का आक्रमण हुआ था मौर्योत्तर काल में, जिसमें मथुरा, पांचाल, पाटलिपुत्र और साकेत पर हमला किया था यवनों ने। इसके बाद एक और
पुस्तक आती है। मालविका अग्निमित्रम। मित्रम। अगली किताब आती है हमारी मालविका अग्निमित्रम। इसको देखो किसने लिखा है, ये क्या रचना है, कालिदास की। इसमें जिक्र किया किसका किया गया है, इसमें दो लोगों का जिक्र किया है। मालविका एक होती है दासी, और अग्निमित्र होते हैं ये हैं अग्निमित्र हैं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र। और ये क्या है, विदिशा के राज्यपाल भी हैं। इनके दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है दासी मालविका के बीच में और अग्निमित्र राजा के बीच में। ठीक है, राजा का लड़का है, राजकुमार है, इसके बीच में प्रेम संबंध दिखाया गया है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें क्या कहा गया है कि जो अग्निमित्र का लड़का था उसने क्या किया था, उसने यवनों को पराजित किया था। तो यवन आक्रमण की भी जानकारी मिलती है यहाँ पे, इसमें यवन आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, यवन आक्रमण का भी उल्लेख है इसमें। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारी हो गई पुस्तकें। पुस्तकों में हमने क्या कौन कौन सी पुस्तक देखी, हमने बौद्ध ग्रंथ देख लिए, और बौद्ध ग्रंथ देखने के बाद हमने क्या देखा, महाभारत देखा, गार्गी संहिता देखी, और एक और पुस्तक देखी हमने, मालविका अग्निमित्रम देखी। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे, ये तो हमारी हो गई साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत में। तो हमने हेडिंग शुरुआत में डलवाई थी पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे मौर्योत्तर कालीन जो अभिलेख होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मौर्योत्तर कालीन अभिलेख होंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। अब पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें देखनी है, एक तो देखना है अभिलेख, एक देखना है हमें सिक्के। ठीक है, सिक्के में देखना है कि सोने के सिक्के किसने पहली बार चलाए, और कांच के सिक्के किसने चलाए। कांच के सिक्के किसने चलवाए। अब देखते हैं अभिलेख में किसके किसको देखना है। अभिलेख में देखना है सबसे पहले, एक और देख लो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। एक है अयोध्या अभिलेख, ये पूरा लिखो, धनवेद का अयोध्या अभिलेख। तीसरा अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख। इसके बाद हम लिखेंगे, हाथी गुम्फा का हो गया, एक और लिखना है नाना घाट का अभिलेख।
नाना घाट अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, धनवेद का अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, नाना घाट अभिलेख। एक और अब बात करेंगे नासिक प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति, ये भी अभिलेख है। एक है हेलियोडोरस का, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, सही आ रहा है। तो हमने कौन कौन सी, एक और लिखना है लास्ट में, हम लोग 7वां नंबर पे लिख लेंगे, 7 नंबर पे लिख लेंगे। 7वां देखना है अमरावती अभिलेख, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, अमरावती अभिलेख 7 नंबर पे लिख लेंगे अमरावती। अच्छा, इसमें हम इनके बारे में अभी डिटेल से देखेंगे, तब तक हम देख लेते हैं सोने के सिक्के पहली बार किसने चलाए थे। तो सबसे पहले चलाए थे हिंद यवन ने, इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक अंग्रेजी में लिखे तो इंडो ग्रीक, नहीं तो हिंद यवन, हिंद यवन में या यूनानियों ने, ठीक है। कांच के सिक्के सबसे पहले चलाए थे सातवाहन शासकों ने। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे शुरुआत करते हैं, इनके बारे में डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखें, हटा दें इसको, हाँ ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख की। जूनागढ़ अभिलेख में क्या है, किसका था ये? शक राजा रुद्रदामन। इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। ये क्या है, संस्कृत में जो लिखा हुआ है सबसे बड़ा लेख जो अभिलेख मिला है वो यही है। ठीक है, ये पहली विशेषता है कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में चंपू शैली में, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसमें लक्ष्मी के साथ विष्णु के, लक्ष्मी और विष्णु का भी वर्णन है। ठीक है, लक्ष्मी और विष्णु का वर्णन है। तीसरी बात है सुदर्शन झील का वर्णन है, सुदर्शन झील व बांध का, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है, अशोक का भी वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन है, हम पहले लिखा चुके हैं ना मौर्य का। ठीक है, इसको हम लोग बाद में मतलब पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसमें बताया गया कि हमने इस वाले में बेगार का कोई जिक्र नहीं।
इसने लिखाया इस पूरे काम में हमने बेगार नहीं कराई थी। बेगार का मतलब होता था राजा लोग आते थे और राजा लोगों ने आदेश दे दिया तो मजदूर लग गए काम पे और राजा साहब ने रुपया नहीं दिए और पूरा मेहनत हो गई तो क्या हो गया, बेगार होती थी। तो बेगार नहीं होने का जिक्र है भी है। तो इसमें क्या है, संस्कृत में सबसे बड़ा लिखा हुआ लेख है। कहाँ पर है, जो गुजरात के जूनागढ़ में। कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में जूनागढ़ या गिरनार का लेख किसने लिखवाया था, रुद्रदामन था, राजा शक राजा था, उसने लिखवाया था और ये संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा लेख था। अच्छा आगे देखते हैं, अगला था हमारा धनवेद का अयोध्या अभिलेख। अच्छा ये धनवेद कौन है, धनवेद है अयोध्या का गवर्नर, अयोध्या का राज्यपाल। इसने अयोध्या में एक अभिलेख लगवाया और अभिलेख में किस बात का जिक्र किया, सही कम हो गई है। इसमें जिक्र किया कि पुष्यमित्र ने क्या है, यवनों को हरा दिया। विजय का वर्णन है और बताया कि पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कौन करा रहा है, आयोजक है पुष्यमित्र शुंग और पुरोहित कौन है, पुरोहित है पतंजलि। हवन कराने वाले पुरोहित कौन है, पतंजलि, ठीक है। पुरोहित है पतंजलि और राजा कौन है, पुष्यमित्र शुंग। तो अयोध्या धनवेद का अयोध्या अभिलेख अयोध्या में है और वहां पे लगाया है। तो उसने, वो कौन था, अयोध्या का राज्यपाल था। इसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय का वर्णन है और इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि उस समय के पुरोहित कौन थे, उस समय पुरोहित थे हमारे पतंजलि, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये तो हो गया। अब हमने अगला लिखाया था हाथी गुम्फा अभिलेख, हटा दे, नोट कर लो इसको, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला। हाथी गुम्फा अभिलेख। अगर हमें पूरा याद करना है तो हमें ऐसे ही करना है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल कौन है, कलिंग का राजा है। खारवेल कौन है, कलिंग का राजा। हम स्याही डाल दें तब तक है, इंक कहाँ है, चलिए सीधे काम चलाते हैं, इनको पता नहीं कहाँ है चलिए, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या है, कलिंग का राजा लगवाता है। इसमें किस किस बात का जिक्र है, इसने स्वयं को क्या कहा, अपने को उपाधियां दी। एक तो क्या कहा, भिक्षुराज अपने को कहा, पहली उपाधि, उपाधियां है ना, उपाधियां। और क्या कहा, अपने आप को राज ऋषि कहा, और अपने आप को धर्मराज कहा। तो उसने अपने आप को स्वयं को उपाधि क्या, उसमें मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया
ऋतुराज, वो सॉरी भिक्षुराज, राजऋषि या धर्मराज की उपाधि दी। ठीक है, अगला है इसमें ये है कि खारवेल स्वयं चेदी वंश का शासक था। ठीक है, और आगे क्या है, इसने क्या किया था, मगध पर आक्रमण करके जिनकी प्रतिमा को वापस ले गया था, वापस। जो आपको पहले से पता है, हमने मौर्य काल में बताया था, ये जिनकी प्रतिमा को वापस ले जाता है। स्याही ढूंढनी पड़ेगी, चलिए हम इसी यहाँ ही तक रखते हैं, स्याही मिल नहीं रही है, आगे देखेंगे फिर बाद में, है ना। तो हम पहले इसको कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो क्या है, जिन प्रतिमा को वापस ले आता है, और ये क्या कहता है इसमें और एक बात और का जिक्र है कि इसने क्या है, नहरों का भी निर्माण कराया था, नहरों की खुदाई का प्रथम साक्ष्य। ठीक है, नहरों की खुदाई का प्रथम साक्ष्य। सही चलने लगी, आगे देखते हैं। तब तक ये हम सोच रहे हैं अभिलेख आज समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे है, कलिंग में है। और कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, जिसमें ये चीज़ों का जिक्र है कि खारवेल नाम का कोई राजा था चेदी वंश का, वो उसने मगध पर आक्रमण करके और वो क्या करता है, जिनकी प्रतिमा को वापस ले जाता है। और जिनकी प्रतिमा वापस को यहाँ से कौन ले गया था, वहाँ पे ले गया था महापदम नंद, नंद वंश का शासक। ठीक है, इसमें नहरों की खुदाई का भी प्रथम साक्ष्य है। आगे देखते हैं। नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख की चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। तो नाना घाट अभिलेख में देखते हैं, नाना घाट अभिलेख, चलो छोड़ो, मिस हो रही है, सही नहीं आ रही है। चलिए, और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो हम लोग जब कल से स्टार्ट करेंगे तो नाना घाट अभिलेख से करेंगे और आगे मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, आप सब लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी हमारा चैनल नया है और आप लोग सहयोग करिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी। हम आपके लिए अच्छे नए लेक्चर लेके आएंगे। धन्यवाद।